मैं जहां भी जाता हूं मुझे कम से कम 3 से 4 अरबपतियों के ऐसे बच्चे मिलते हैं जो फैंसी कुकीज और आइसक्रीम ब्रांड्स बनाते हैं। क्या हमें सिर्फ दुकानदार बनकर रहना है या फिर ग्लोबल स्तर पर एक बड़ी पहचान बनानी है? केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ऐसा दिल्ली में हुए कार्यक्रम स्टार्टअप महाकुंभ में कहा। स्टार्टअप कल्चर पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कई सवाल पूछे। यहां तक कि बोट कंपनी के सीईओ अमन गुप्ता को ये तक कह दिया, शार्क टैंक में तुम्हें अपना नजरिया बदलना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण शार्क टैंक में ही देखने को मिले हैं, जहां स्टार्टअप्स के नाम पर या तो वीगन नमकीन, हेल्दी पर महंगी आइसक्रीम, हेल्दी केक्स या फिर रेडी टू वेयर साड़ी बेची जा रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी कहाँ है? इनोवेशन कहाँ है? यही सवाल जब पीयूष गोयल ने पूछे तो स्टार्टअप्स के को फाउंडर एक एक कर अपनी राय देना शुरू हो गए। क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। भारत के स्टार्टअप कल्चर पर बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा, मैं देश भर में स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को देख रहा हूँ। मैं जहां भी जाता हूं मुझे कम से कम 3-4 अरबपतियों के बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कुकीज और आइसक्रीम ब्रांड बनाते हैं। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन क्या यही भारत का भविष्य है? क्या भारत को ऐसी कंपनियों से संतुष्ट होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मौजूदा बाजार में लग्जरी प्रोडक्ट पेश करती है, या फिर उसे बड़े टेक इनोवेशन की ओर बढ़ना चाहिए? सिर्फ अच्छी पैकेजिंग, हेल्दी, ग्लूटेन फ्री और वीगन जैसे लेबल लगाकर किसी प्रोडक्ट को स्टार्टअप कहना सही नहीं है। ये एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है, लेकिन स्टार्टअप नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने भारत के स्टार्टअप्स की तुलना चीन से भी कर डाली। उन्होंने कहा, आज भारत के स्टार्टअप क्या है? हम फूड डिलीवरी ऐप पर फोकस कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को सस्ते श्रम में बदल रहे हैं ताकि अमीर लोग अपने घर से बाहर जाए बिना अपना खाना ले सकें। जबकि चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम हो रहा है, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर तेजी से काम कर रहे हैं। पीयूष गोयल का बयान एंटरप्रेन्योर्स को कुछ खास जमा नहीं। एक के बाद एक कई बयान आए और गोयल के बयान की आलोचना होने लगी। मोर्चा संभाला दोगलापन किताब के लेखक अशनीर ग्रोवर ने। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत में सिर्फ नेताओं को रियलिटी चेक की जरूरत है। चीन ने भी फूड डिलीवरी से ही शुरुआत की थी, इसके बाद ही उन्होंने डीप टेक में कदम बढ़ाया। नेताओं को आज भी जॉब के क्रिएटर्स को फटकारने से पहले 20 साल तक 10% से ज्यादा की आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखने का टारगेट तय करना चाहिए। शायद अब समय आ गया है कि सार्वजनिक चर्चा को इतिहास से साइंस में बदल लिया जाए। इस हेल्दी बहस को शुरू करने के लिए मंत्री महोदय का धन्यवाद। इसके बाद जेप्टो के सीईओ आदित्य पालीचा ने भी सरकार को अपनी जिम्मेदारी याद दिला दी। जेप्टो सीईओ आदित्य ने अपने एक्स पर लिखा, भारत में कंज्यूमर इंटरनेट स्टार्टअप्स की आलोचना करना आसान है, वो भी तब जब आप उनकी तुलना चीन और अमेरिका की शानदार तकनीकी सफलता से करें। हमारा ही उदाहरण ले ले तो हमने जेप्टो के जरिए 1.5 लाख लोगों को नौकरियां दी। एक ऐसी कंपनी ने यह किया है जो 3.5 साल पहले अस्तित्व में ही नहीं थी। हमारा हर साल 1000 करोड़ रुपए का टैक्स का योगदान है। अरबों डॉलर का भारत में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। अगर भारत के इनोवेशन की दुनिया में एक जादू ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? खैर, जेप्टो के बारे में आपको एक फैक्ट भी बताई दिए देते हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फेयर वर्क इंडिया के मुताबिक 11 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से सिर्फ 2 ही ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपने वर्कर्स को मिनिमम वेज पॉलिसी के तहत सैलरी देते हैं। इन 2 कंपनियों में जेप्टो का नाम तक नहीं है। ये 2 कंपनियां बिग बास्केट और अर्बन कंपनी है। रिसर्च की माने तो जेप्टो अपने वर्कर्स को मिनिमम वेज पॉलिसी के तहत सैलरी भी नहीं देता, यानी सरकारी नीति के तहत एक श्रमिक को 1 घंटा काम करने के लिए जितना पैसा दिया जाना चाहिए उतना पैसा जेप्टो अपने श्रमिकों को नहीं देता। याद कीजिए पीयूष गोयल का बयान, जहां वो कह रहे हैं कि बेरोजगारों को सस्ते श्रम में बदला जा रहा है। भारत पे जेप्टो के बाद इन्फोसिस के पूर्व बोर्ड सदस्य मोहनदास पई भी इस बहस में शामिल हो गए। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत में बहुत सारे छोटे डीप टेक स्टार्टअप हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ है? भारतीय स्टार्टअप को 2014 से 24 तक 160 अरब डॉलर मिले, चीन को 845 अरब डॉलर, अमेरिका को 2.3 ट्रिलियन डॉलर। इन्वेस्टर्स आपकी कोशिशों के बावजूद भी निवेश नहीं करते हैं। इस स्थिति का समाधान करें। आरबीआई विदेशी निवेशकों को परेशान करता है, कृपया स्टार्टअप की मदद करें। इसके बाद जेरोदा के इन्वेस्टर दिलीप कुमार भी इस बहस में कूद पड़े। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत को कभी कॉल सेंटरों का देश कहा जाता था और ये अपमानजनक लगता था। वो पहला चरण था, फिर हम दुनिया के आईटी बैक ऑफिस बन गए और इसने इंजीनियरों की एक पीढ़ी तैयार की जो कोडिंग कर सकती थी। वो दूसरा चरण था, आज हम तीसरे चरण में हैं।
भारतीय स्टार्टअप भारत के लिए समाधान कर रहे हैं और ये बाहर से अव्यवस्थित दिखता है। ये इस बात के संकेत है कि एक देश दुनिया की समस्याओं को हल करने से पहले अपनी समस्याओं को हल कर रहा है। जरूर हमें और ज्यादा डीप टेक जाना चाहिए और मुझे लगता है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन पहले हमें ज्यादा पैसा, रिसर्च आधारित यूनिवर्सिटीज और टैलेंट की जरूरत है। स्टार्टअप्स को लेकर शुरू हुई बहस में अब डेटा के जरिए ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि भारत कौन से रैंक पर है। बयानबाजी का दौर तो अब खत्म हुआ, लेकिन डेटा क्या कहता है? स्टार्टअप्स का डेटा मुहैया करवाने वाले प्लेटफॉर्म ट्रैक्सकन के मुताबिक दुनिया भर के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है, जबकि दूसरे नंबर पर यूके है। इसके बाद माल्टा और जर्मनी आते हैं। चीन का नाम टॉप 5 में नहीं है, यानी रैंकिंग के मामले में तो भारत चीन से आगे है। टेक स्टार्टअप्स को लेकर क्या है डेटा, वो भी जान लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक 18 दिसंबर 2024 तक भारत ने डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT के माध्यम से 1,27,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को आधिकारिक रूप से मान्यता दी, जिनमें 4,750 टेक्नोलॉजी पर आधारित है। देश में वर्तमान में 118 यूनिकॉर्न्स हैं। चीन में स्टार्टअप्स की बात की जाए तो वहां संख्या 98,000 से ज्यादा है और इनमें से 245 यूनिकॉर्न है। इनमें टेक कितने हैं इनका पता नहीं चल पाया है। यूनिकॉर्न यानी एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन $1 अरब यानी कि लगभग 8300 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता हो, वो भी बिना शेयर मार्केट में लिस्ट हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में नए यूनिकॉर्न बनाने की स्पीड स्लो हो गई है। सितंबर 2024 में आखिरी बार एक भारतीय स्टार्टअप को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला था, जिसका नाम मनीव्यू था। भारत में लगभग हर दूसरा स्टार्टअप चाइनीज या फिर यूएस मॉडल को कॉपी कर रहा है। उदाहरण कई हैं। पेटीएम, जिसका बिजनेस मॉडल एलईपी और वीचैट से मिलता जुलता है, दोनों चीन में डोमिनेट करती हैं। कई चाइनीज प्रोडक्ट्स को ही फिर से पैक करके मार्केटिंग करके बेचा जा रहा है। लोकल सर्कल्स की रिपोर्ट के मुताबिक मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को देखें तो इस मामले में टॉप पर आती हैं इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल एक्सेसरीज, इसके बाद टेलीविजन, एयर प्यूरिफायर। लेकिन इस पूरे टेक इकोसिस्टम में जीत किसकी हो रही है? जीत हो रही है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों की, जो 2025 में टॉप पर है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में एआई पर काम हो रहा है, ChatGPT से लेकर ग्रोक और इसके अलावा डीप सीक भी। इस बीच ये सोचना अहम है कि क्या हम कुछ नया बना रहे हैं या फिर दूसरों का बनाया हुआ समेटकर उसे अपना प्रोडक्ट बता रहे हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है और भारत को टेक और इनोवेशन में ज्यादा बढ़ना चाहिए या फिर जो काम चीन और यूएस कई साल पहले कर चुके हैं उसे कॉपी करके आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर गांव पर।